चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बीजिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत किया। ट्रंप की यह यात्रा खास मानी जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन के लिए बीजिंग पहुंच चुके हैं। गुरुवार को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बीजिंग में ट्रंप का स्वागत किया। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। मीटिंग के दौरान जिनपिंग और ट्रंप ने एक दूसरे की तारीफ की। चीनी राष्ट्रपति ने कहा कि हम सहयोगी हैं, प्रतिद्वंदी नहीं हैं। मजबूत रिश्तों से दोनों देशों को फायदा मिलेगा। हम मिलकर दुनिया में बदलाव करेंगे। ट्रंप ने कहा चीन और अमेरिका के रिश्ते बेहतर होंगे। ट्रंप ने कहा कि जिनपिंग मेरे अच्छे दोस्त हैं और महान नेता है। अमेरिका और चीन के बीच रिश्ते शानदार हैं। आने वाले समय में ये और बेहतर होंगे। हमारे बीच मतभेद से ज्यादा हित हैं। ट्रंप की यह यात्रा खास मानी जा रही है। राष्ट्रपति ट्रंप की 2017 की पिछली यात्रा के बाद से किसी मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति की चीन की यह पहली राजकीय यात्रा है। ट्रंप ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अमेरिका और चीन दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकत हैं और दोनों देशों के बीच रिश्ते मजबूत और स्थिर हैं। लाल किला धमाका मामले में 7,500 पेज की चार्जशीट दाखिल की गई है, जिसमें पुलवामा के रहने वाले उमर उन नबी को मास्टरमाइंड बताया गया है। दिल्ली के लाल किले के पास 10 नवंबर 2025 को हुए कार बम ब्लास्ट में 11 लोगों की जान गई थी और कई लोग घायल हुए थे। इस विस्फोट मामले में एनआईए ने 10 आरोपियों के खिलाफ 7,500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। एनआईए की चार्जशीट में 10 आरोपियों के नाम शामिल हैं, जिनमें कई डॉक्टर और प्रोफेशनल लोग के नाम हैं। एनआईए के मुताबिक ये जांच केस RC-21/2025/NIA/DLI के तहत की गई। एजेंसी ने इस मामले की जांच दिल्ली पुलिस से अपने हाथ में ली थी। जांच के दौरान पुलवामा निवासी डॉक्टर उमर उन नबी को इस पूरे मॉड्यूल का मास्टरमाइंड बताया गया है। उसकी धमाके में मौत हो चुकी थी और आरोपी डॉक्टर उमर उन नबी की पहचान डीएनए फिंगरप्रिंट के जरिए की गई। जांच जम्मू कश्मीर, दिल्ली, हरियाणा, यूपी, महाराष्ट्र और गुजरात तक फैली। चार्जशीट में 588 गवाह, 395 दस्तावेज और 200 से ज्यादा सबूत शामिल किए गए। एजेंसी के अनुसार ड्रोन और रॉकेट में लगाए जाने वाले आईईडी का भी प्रयोग किया गया था, जिनका प्रयोग जम्मू कश्मीर और देश के अन्य सुरक्षा प्रतिष्ठानों को निशाना बनाना था। देश के 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में होगा एसआईआर। लिस्ट में दिल्ली, पंजाब और महाराष्ट्र शामिल। सितंबर तक राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों का ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी करेगी। भारत निर्वाचन आयोग ने मतदान सूची विशेष गहन पुनरीक्षण के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। आयोग के मुताबिक यह चरण 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित राज्यों में लागू किया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि एसआईआर के तीसरे चरण का कार्यक्रम जनगणना के तहत चल रही हाउस लिस्टिंग प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए तय किया गया है, ताकि दोनों प्रक्रियाओं के बीच तालमेल बना रहे। तीसरे चरण में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, पंजाब, ओडिशा, झारखंड, दिल्ली समेत कुल 16 राज्यों और 3 केंद्रीय शासित प्रदेशों को शामिल किया जाएगा। आयोग का कहना है कि इस प्रक्रिया का मकसद मतदाता सूची को अधिक सटीक और त्रुटि रहित बनाना है, ताकि चुनावी प्रक्रिया में भरोसा और मजबूत हो सके। आयोग के अनुसार तीसरा चरण पूरा होने के बाद हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख छोड़कर पूरे देश में विशेष गहन पुनरीक्षण का काम किया जाएगा। मैं अपने कैमरामैन साथी तिलक के साथ दीपक शर्मा, हिंदी खबर, दिल्ली। मध्य प्रदेश की देवास की पटाखा फैक्ट्री में बड़ा ब्लास्ट हुआ है। 15 लोगों की मौत की आशंका है। सड़क पर मिले शरीर के चिथड़े। देवास के एबी रोड स्थित टोक कला में संचालित पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट ने पूरे इलाके को दहला दिया। धमाका इतना भयानक था कि आसपास के मकानों की दीवारें तक हिल गई। फैक्ट्री में काम कर रहे कई मजदूर गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। वहीं कुछ लोगों की मौत की भी सूचना सामने आ रही है। स्थानीय लोगों का दावा है कि मृतकों का आंकड़ा 15 तक पहुंच सकता है। हालांकि प्रशासन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विस्फोट के बाद सड़क पर मांस के चिथड़े और शरीर के टुकड़े बिखरे पड़े थे। हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में चीख पुकार, भगदड़ और अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि फैक्ट्री खुलेआम बारूद रखकर पटाखे बनाने का काम किया जा रहा था और सुरक्षा मानकों की लगातार अनदेखी की जा रही थी। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार शिकायतों के बावजूद जिम्मेदार विभागों ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। सीएम मोहन यादव ने ऐलान किया है कि मृतक के परिजनों को एमपी सरकार की ओर से 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। वहीं घायलों का इलाज मुफ्त कराया जाएगा। दिल्ली में एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है।
काम से लौट रही महिला को प्राइवेट स्लीपर बस में जबरन खींचकर करीब 2 घंटे तक उसके साथ गैंगरेप किया गया। हैवानियत की हद तब पार हो गई जब आरोपी वारदात के बाद महिला को सड़क पर फेंक दिया और मौके से फरार हो गए। दिल्ली के रानीबाग इलाके में इंसानियत को शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई है। चलती स्लीपर बस में महिला के साथ गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वो देर रात फैक्ट्री से काम खत्म कर घर लौट रही थी और इसी दौरान उसने सड़क किनारे खड़े एक युवक से समय पूछा, लेकिन कुछ ही सेकंड में उसकी जिंदगी डर और दर्द से भर गई। महिला के मुताबिक युवक ने उसे जबरदस्ती बस के अंदर खींच लिया। बस में पहले से ही कुछ और लोग मौजूद थे। इसके बाद चलती बस में करीब 2 घंटे तक उसके साथ दरिंदगी की गई। 2 घंटे के बाद आरोपी महिला को घायल हालत में सड़क पर फेंक कर फरार हो गए। किसी तरह महिला ने खुद को संभाला और पुलिस को इस पूरी घटना की सूचना दी। इस मामले पर राजनीति भी तेज हो गई है। सौरभ भारद्वाज ने पुलिस की कार्रवाई को निर्दयी बताया। उन्होंने कहा कि एलजी के पास रील बनाने का समय है, लेकिन जनता की समस्याएं सुनने का समय नहीं है। साथ ही उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर भी सवाल खड़े किए हैं। प्रतीक यादव का गुरुवार को भैंसा कुंड बैकुंठ धाम शमशान घाट पर अंतिम संस्कार हुआ। अपर्णा यादव के पिता अरविंद ने मुखाग्नि दी। पत्नी अपर्णा यादव और उनकी दोनों बेटियों ने पिता के अंतिम दर्शन किए। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के भाई और भाजपा महिला नेता अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव का गुरुवार को दोपहर में अंतिम संस्कार किया गया। प्रतीक यादव के ससुर अरविंद सिंह बिष्ट ने उनको मुखाग्नि दी। इस दौरान बैकुंठ धाम भैंसा कुंड शमशान घाट पर प्रतीक के चाहने वाले और समाजवादी पार्टी के समर्थक मौजूद रहे। अंतिम संस्कार के दौरान हर किसी की आंखें नम थी। सभी ने नम आंखों से प्रतीक को अंतिम विदाई दी। प्रतीक के पार्थिव शरीर को धर्मेंद्र यादव और शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव ने कंधा दिया। प्रतीक यादव के अंतिम यात्रा में हुजूम उमड़ा हुआ था। गाड़ियों का बड़ा काफिला पहुंचा हुआ था। बता दें कि प्रतीक यादव का बीते बुधवार को निधन हो गया था। इसके बाद उनका पोस्टमार्टम कराया गया था। फिर उनके शव को अंतिम दर्शन के लिए घर पर रखा गया था। करीब 24 घंटे से अधिक वक्त बीत जाने के बाद प्रतीक यादव का अंतिम संस्कार किया गया है। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक फेफड़ों की नसों में खून का थक्का जमने की वजह से दिल और सांस लेने की प्रक्रिया अचानक बंद हो गई, जिससे मौत हो गई। डॉक्टरों ने आगे की जांच के लिए फेफड़े और दिल के कुछ नमूने सुरक्षित रखे हैं। कैमरामैन सौरभ के साथ मैं लालचंद, हिंदी खबर, लखनऊ। तो केरलम के मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो चुका है। वी डी सतीशन अब केरलम के नए मुख्यमंत्री होने वाले हैं। 10 दिन बाद फिलहाल कांग्रेस ने यह फैसला लिया है। कांग्रेस ने तमाम जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साझा की है। केरलम विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के करीब 10 दिन बाद आखिरकार कांग्रेस ने केरल सीएम के नाम का ऐलान कर दिया है। वी डी सतीशन केरल के नए मुख्यमंत्री होंगे। कांग्रेस पर्यवेक्षक मुकुल वासनिक, पर्यवेक्षक अजय माकन और केरल की प्रभारी महासचिव दीपा दास मुंशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके नाम की घोषणा की है। इससे पहले केरल के मुख्यमंत्री के नाम पर मंथन को लेकर दिल्ली में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की एक हाई लेवल बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता शामिल हुए। और इस बैठक के बाद कांग्रेस ने मीडिया से बातचीत करते हुए वी डी सतीशन के नाम का ऐलान कर दिया है। 140 सदस्यीय केरल विधानसभा में कांग्रेस नेतृत्व वाले यूडीएफ ने 102 सीटों पर जीतकर बहुमत हासिल की। केरल के मुख्यमंत्री पद की रेस में वी डी सतीशन के अलावा रमेश चन्नीथला और केसी वेणुगोपाल का नाम भी मुख्यमंत्री पद की रेस में शामिल था। तो देखिए, वी डी सतीशन ने फिलहाल कॉलेज के टाइम से ही अपना राजनीतिक जो सफर था वो शुरू कर दिया और ऐसे में जो सीट से वो जीते हैं, 6वीं बार यहाँ से वो विधायक बने और इसके बाद उनके नाम पर मोहर लग चुकी है। तो अब वी डी सतीशन केरलम के नए मुख्यमंत्री के तौर पर सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर मौसम की मार बड़े स्तर पर देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में बड़े स्तर पर आंधी और तूफान के मामले सामने आ रहे हैं, जिनमें अभी तक की उत्तर प्रदेश में 80 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा अगर बात की जाए तो प्रयागराज में अभी तक की 21 लोगों की मौत हुई है और वहीं दूसरे नंबर पर भदोही जिले में बड़े स्तर पर मौत के मामले सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान का आलम यह है कि बरेली में आई तेज आंधी ने जमकर कहर बरपाया है। एक तूफान
बड़े स्तर पर पेड़ को उखाड़ ले गया, घर भी भरभरा कर गिर गए। वहीं आंधी का एक वीडियो भी सामने आया है जहां एक युवक टीन सेट के साथ हवा में काफी देर तक उड़ता दिखाई दे रहा है। इस दौरान वह कई फीट ऊंचा उछल गया था। वीडियो बरेली के भमरोआ थाने के बमियाना गांव का बताया जा रहा है, जहां हवा में उछलने के बाद नन्हे घायल हो गया। कई जिलों में पेड़ और बिजली के पोल गिरने, मकान ढहने और हादसे में मौत का आंकड़ा 80 के पार पहुंच चुका है, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। बरेली में ही 4 लोगों की जान गई है। लगातार मामले सामने आने के बाद पूरे मामले का संज्ञान अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर निर्देशित किया है कि जिस तरीके से जनहानि हो रही है, बड़े स्तर पर मुआवजा जिस तरीके से आधार पर दिया जाता है, इसमें किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए और समय से सभी पीड़ितों को मुआवजा मिलना चाहिए। कैमरामैन मनोज के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ। हापुड़ में समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष अयूब सिद्दीकी के मकान पर चला जिला प्रशासन का हंटर। बुलडोजर एक्शन कार्रवाई देख भड़के सफाई। हापुड़ के गांव अमीरपुर नंगोला में समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष अयूब सिद्दीकी के मकान पर प्रशासन द्वारा की गई ध्वस्तीकरण कार्रवाई को लेकर गुरुवार को बुलंदशहर रोड स्थित जिला कार्यालय पर सपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सरकार का पुतला फूंकने का प्रयास किया, जिसे मौके पर मौजूद पुलिस ने रोक दिया। सपा नेताओं ने चेतावनी दी, अगर दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो पार्टी सड़क से लेकर अदालत तक अपना आंदोलन जारी रखेगी। इस दौरान सपाइयों की सरकार के पुतला फूंकने को लेकर पुलिस ने नोकझोंक भी हुई। बुधवार सुबह तहसील क्षेत्र के ग्राम अमीरपुर नंगोला में समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष अयूब सिद्दीकी के मकान पर बुलडोजर चला था। इसमें पहले प्रशासन ने पूर्व में इस तालाब क्षेत्र में बने 42 मकानों को नोटिस जारी किया था। हापुड़ से हिंदी खबर के लिए दीपक कश्यप। यूपी के सुल्तानपुर में हिस्ट्री सीटर ने खुद को मारी गोली, हुई मौत। पुलिस ने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामला सुल्तानपुर के पलहीपुर गांव का है, जहां हिस्ट्री सीटर देवी प्रसाद यादव ने अपनी कनपटी पर गोली मारकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस की माने तो हिस्ट्री सीटर देवी प्रसाद यादव ने पिस्टल से अपनी कनपटी में गोली मार दी। मौके पर ही देवी प्रसाद यादव की मौत हो गई। मृतक के बाएं जेब से एक अदद खाली मैगजीन भी बरामद हुई है। एवं बगल में ही पड़ी हुई पिस्टल भी बरामद हुई है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में और परिजनों की पूछताछ में सामने आया कि देवी प्रसाद यादव लंबे समय से पेट की बीमारी से ग्रसित था। इसी वजह से उसी ने अपने आप को खुद को मारी गोली। ब्रजेश श्रीवास्तव, हिंदी खबर, सुल्तानपुर।